आपकी नजर में संविधान बड़ा है शरिया? कभी कभी जो है ना, कभी होशियारी गड़बड़ हो जाती है। हिस्सा है, शरिया आप मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा? संविधान का हिस्सा है। अरे मैं हूं यासर मलिक। ये कहना कि एक उदाहरण दीजिए, ट्राइब्यूनल का फैसला कोर्ट ने पलटा। और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। उन्हें डिबेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहां चला जाए। इतिहास वही बदलने की कोशिश करते हैं जिनका अतीत या इतिहास गौरवशाली ना रहा हो। गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा वक्फ बोर्ड बिल पर किस तरीके से शोएब जमाई को अपने सवालों के जवाब में फंसाने की कोशिश करता है। वक्फ बोर्ड बिल पर ये डिबेट चल रही थी तो उसमें संविधान और इस्लाम को ले आता है, यानी कि संविधान बड़ा है या इस्लाम, ये सवाल अक्सर गोदी मीडिया एंकर एक मुस्लिम प्रवक्ता से पूछते हैं। तो इस बार शोएब जमाई का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। शोएब जमाई लाइव डिबेट के अंदर गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा को एक्सपोज करते हैं, सवाल का जवाब में उल्टा उसको फंसा लेते हैं, तो वो मिनमिनाने लगता है, तू मैं करने लगता है, बिल्कुल घबरा जाता है। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। वक्फ बोर्ड बिल पर बहुत शानदार डिबेट की है। शोएब जमाई ने पूरी सच्चाई बताकर रखी है। जिस तरीके से बीजेपी इस बिल को लेकर बातें बता रही है उसकी पूरी पोल खोलकर रख दी शोएब जमाई ने, और पूरी सच्चाई इस डिबेट के अंदर है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। गोदी मीडिया एंकर की सारी हेकड़ी शोएब जमाई ने इस डिबेट में निकाल दी। एक बात जो प्रधानमंत्री ने कल एक और बात करी, उन्होंने कहा कि भाटी जी मैं सवाल आपसे ले रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आज़ादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया। मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपया महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। कांग्रेस कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दुर्भाग्यजनक बंटवारा हुआ, उसका सबको दुख है, पूरे भारत को दुख है। हमारा एक हिस्सा कटा, लेकिन उसके लिए आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस ने हवा दी थी और ये नहीं चाहते थे बंटवारा। इस देश में दो राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। दो राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, जब मैं डिबेट में आ रहा था तो जो मेरे गेस्ट कॉर्ड में सेतु हितेश हैं,
वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी, आपने मुझे सही साबित कर दिया। बहरहाल मैं एक बार अब शोभ जमाई हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाढ़ी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पूछ नहीं रही है आपको, आप कांग्रेस के बचाव में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। बहरहाल एक बार शोभ जमाई, कानून तो मानना पड़ेगा, सम्मान करना चाहिए। शोएब भाई कानून तो मानना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी कह रही है हम नहीं मानेंगे, आप भी शायद कहते हैं हम नहीं। कानून तो, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना शोएब, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि झूठ को जो है ना भव्यता मिल गई है, द लाई हैज बिन ग्लोरीफाइड, और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं और जनमानस के दिमाग में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसे कब्जा कर लेता है और ये कर लेता है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकमेंडेड, बल्कि उनके अंडर में, जिसमें स्टेट के सेक्रेटरी, जिले का डीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड लोग, उसके ही द्वारा यहां से अपॉइंटेड जज उसके ट्रिब्यूनल में होते हैं, बल्कि एक कानून के तहत वो एक बॉडी होती है किसी भी स्टेट में। और किसी भी जमीन पर जो रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ होता है या कोई वक्फ करता है, वो बिना सर्वे के नहीं होता। सर्वेयर भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी सरकार है, सर्वेयर उसको सर्वे करके रिपोर्ट देता है, डीएम उसको सही पाता है तो ही वो वक्फ में रजिस्टर हो। अब इतने तमाम प्रोसेस से कोई चीज गुजर के आती है तो आप कहेंगे कि अरे मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहा है। अरे तो कब्जा कर रहा है, अगर किसी गांव में, तमिलनाडु के किसी गांव में किसी ने गलत क्लेम कर दिया, किसी सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी या किसी डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया, इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष? नंबर 1 ये झूठ फैला है। अब दूसरा कि वक्फ बोर्ड के पास जो है ना तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है, पहली हो गई रेलवे और ठीक है, रेलवे और रक्षा तो देश की है ना, ये निजी है इसलिए पहली है दुनिया में सबसे अमीर जी। अभी एक डेटा, एक आंकड़ा आप उठा के देखिए, जो हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हर देश में हर समाज के पास हर धर्म का एक एक बोर्ड है। जैसे हिंदुओं में हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्रिश्चियन की एक अपनी इंडोनमेंट बोर्ड है, उसी तरीके से देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है। उसमें सिर्फ 4 राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 12 लाख एकड़ जमीनें जो है वो सिर्फ ये 4 राज्यों में है। फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं कि इतनी जमीनें हैं इनकी? अगर जमीनें हैं भी तो जिन्होंने वक्फुल औलाद किया या जो कुछ भी जिन्होंने डोनेट किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूं, वक्फ करना चाहता हूं, इट शुड बी गो अंडर अ प्रोसेस। अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। तो अब सुनिए, एक मिनट कर लूं ना, आप कंप्लीट करिएगा। ये अच्छी चीज है, यानी कि 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। इसमें वक्फ बाय यूजर भी है। नहीं, मैंने पूछा हाँ या ना। 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है, सिर्फ डोनेटेड है, ये सिर्फ डोनेटेड है। तो आप तो कहते हैं मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी जमीन, यही तो बात है ना। गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जमीन 10 लाख एकड़। इस बात को मोदी राज में अच्छी तरक्की हुई है। नहीं, मैं इस बात को लेकर कभी नहीं कहता कि वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में। चाहे डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी बहुत ज्यादा जो है अमन चोपड़ा की धज्जियां उड़ने वाली हैं, तो पूरी डिबेट को देखिए कैसे फंसाने की कोशिश करेगा और कैसे मुक्की खाएगा। ठीक, सभी पार्टियों ने, ये मैं नहीं, लेकिन सुधार के नाम पर आप और उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या कि देखिए, इनका कानून इन्होंने बनाया कि भाई आप अगर वक्फ करना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर दी एटलीस्ट 5 years। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी होगी तब। उसके घर में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आप कैसे देखेंगे? लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है वक्फ करने के लिए। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य हो सकते। कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड मेंबर में होंगे और स्टेट में होंगे। ये गजब का कानून। अच्छा, इसी बात को 1955 में और 1995 में जो संशोधन हुए थे, उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकते। लेकिन 2013 में एक संशोधन आया था जिसके बाद यह तय हुआ था कि नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकते हैं, डोनेट कर सकते। और उसको कौन समर्थन किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी। बीजेपी ने ओवरवेलमिंग
ये से जो है सपोर्ट किया था। शोएब, ठीक, आज शोएब। इनको लगता है कि शोएब। शहजाद पूनावाला आप उनसे बड़े नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, क्या अडवाणी ठीक जी है, से शोएब, और अब एक-एक करके। सुषमा स्वराज जी से बड़े एक-एक नेता करके, हैं। एक-एक अरे करके। तय कीजिए ना ठीक है, भाई। ठीक है, वो तय कर रहे हैं आप। तो मैं ये कह नहीं, रहा हूं अब कि बस लाई हैज ऐसे बीन नहीं। ग्लोरीफाइड। शोएब, झूठ कॉन्क्लेव है। ये जो जनमानस के दिमाग में लाया गया शोएब कॉन्क्लेव है, एक एक भाई, करके किसी बोलेंगे। आपने भी अपनी बात हिंदू रखी, समाज में, ये दो आप अपनी समाज बात का मामला नहीं है। बिल्कुल, मतलब हिंदुओं से जमीन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं किसी दो को समाज बोर्ड का में शामिल मामला लेने नहीं से है। प्रॉब्लम ये है। बस हो गया। सरकार और- अब शहजाद बोलेंगे, एक एक करके प्लीज। देखिए, ऐसा शहजाद, है, वक्फ के अतिक्रमण को हटाने माइक के रख लिए दीजिए, एक एक करके बोलेंगे बीच वक्फ में। के अतिक्रमण को हटाने के लिए तो कानून है। डिबेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहां चला जाए। तो मुझे लगता है इसके लिए भी डिबेट अतिक्रमण कानून भी लाना पड़ेगा। अब सुनिए, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब उन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े है कि नहीं खड़े? मैं एक चीज कह रहा हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग हमेशा संविधान 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 की बात करते हैं, वो अच्छी चीज है, वो करनी चाहिए। मेरी नजर में ये सारी डिबेट संसद में पूरे देश में हो चुकी है। अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, चैप्टर क्लोज, मानना पड़ेगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से ऊपर या देश के कानून से ऊपर तो आप भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरा धर्म है, कुछ भी नहीं है। संविधान सबसे सुप्रीम। अमूल आ रहे हैं ना, है या नहीं है बताइए ना। संविधान बड़ा है शरिया? अच्छा मैं गलत बोल गया कुछ। संविधान बड़ा है शरिया? संविधान है ना सुप्रीम। सवाल पूरे कर लीजिए। अच्छा ये सवाल, एक मिनट रुकिए पहले। मेरी नजर में मेरा धर्म छोटा है, संविधान बड़ा है। आपकी नजर में संविधान बड़ा है शरिया? संविधान ही हमें यहाँ से अपने धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता तो है। संविधान बड़ा है? संविधान ही आप संविधान को मानते हैं ना? तो नहीं, संविधान बड़ा है शरिया इतना ठीक है, मुश्किल मैं सवाल पूछ नहीं। लेता हूं ना। मैं मेरे माफी लिए चाहूंगा, तो मैं गलत सवाल पूछ लिया। मानते हैं ना आपके लिए शरिया बड़ा है? संविधान को मानते हैं? संविधान बड़ा है शरिया? नहीं आप पहले भले, अरे चलिए मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप नहीं पहले बोल बोलो। रहे ये। संविधान सर मानते हैं जिनके ना? लिए शरिया बढ़िया था 47 में चले गए वो। हमने क्या हो गया कह आपको? दिया। आपके लिए देश तिरंगा पहले है। संविधान और देश से बड़ा कुछ नहीं है ना। हाँ, है ना? आपके लिए नहीं, मेरे मुझे लिए पता, मेरे लिए तो है, मेरे आपके लिए संविधान और देश से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। अरे संविधान बड़ा है अरे शरिया। भाई, अब मैंने जवाब दिया। मैं आप आज संविधान मैं- मानते हैं ना? मैं आर्टिकल 40 की बात करना चाह रहा था। संविधान मानते नहीं मानते आप? जी मानते हैं? उसके बिना तो है ही नहीं। संविधान ने जो है 1937 का शरिया एक्ट भी अपनाया था, उसको मानते हैं आप? ठीक है। नहीं नहीं मानते, पूछिए ना। कौन? मैं क्यों मानूंगा भैया? क्यों नहीं आप मानेंगे? मानेंगे शरिया, संविधान- मैं क्यों मानूंगा? संविधान का हिस्सा है। शरिया आप मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा? संविधान शरिया? का हिस्सा है। अरे तो हो गए ना। तो संविधान बड़ा है शरिया? कभी कभी जो है ना, कभी होशियारी गड़बड़ हो जाती है। मानिए अगर आप मानते हैं तो 1937 का शरिया एक्ट भी मानिए, जो सर संविधान कानून में तो सब पर अपनाया लागू गया है। बताइए। शोध एक चीज मानिए जो अभी साहब प्रधानमंत्री को- ने कहा ना, क्यों फिर विरोध करते हैं? देखिए मैं बहस शरिया नहीं, एक्ट हम का एक एक क्यों करके विरोध बोलेंगे। करते हैं? शोएब, शरिया कोड का शोएब, क्यों विरोध एक एक करते करके, हैं? वो एक तो एक संविधान का हिस्सा है। शोएब एक एक करके, पर्सनल लॉ शोएब जो एक है एक करके, संविधान का आराम हिस्सा से। है। शोएब एक- है ना? शोएब एक आराम। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ सवाल ओवरराइडिंग पास दी गई इस कानून में, जो सेक्शन 40 है, आप भी जानते हैं, दी गई। हमारी कोई प्रॉपर्टी का मामला होगा, हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, आप में वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे। 2013 में जो अमित शाह ने बताया 99% चांस है ही नहीं कि आप ऊपरी अदालत में स्पेशल रिव्यू पिटीशन लगती है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो संविधान से ऊपर एक पर्सनल लॉ को रख देना, क्या ये संविधान सम्मत है? बस इतना सा सवाल है। शोएब, ये फिर एक झूठ कि भाई कोई मुस्लिम जो है वो ट्रिब्यूनल में तय कर देते हैं और ऐसे ऐसे जो है जजमेंट हो जाती है पास। इनको पता ही नहीं है ट्रिब्यूनल में कौन होता है। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, डीएम होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इस्लामिक कानून के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वक्फ के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल के बाद भी
कई केसेस इस कानून से आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार चल रहे हैं, उसको यहां से लिया गया, उन केसेस को अपील में लिया गया है। ये कहना कि एक उदाहरण दीजिए, ट्राइब्यूनल का फैसला कोर्ट ने पलटा। बहुत सारे एक उदाहरण दे दीजिए। मैं सर आप भी जानते हैं यही झूठ कह नहीं, रहे हैं। एक उदाहरण। आप ट्राइब्यूनल के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई और ऊपरी अदालत ने ट्राइब्यूनल के फैसले को पलट दिया। एक उदाहरण। हमारे यहाँ झारखंड में एक दुमका में एक केस था, ठीक, वो मेरे ख्याल में 2008 का केस है। उसमें ट्राइब्यूनल का वो दरगाह की, यहाँ से दरगाह वहां पे थी और उसके बगल की जमीन थी जहां पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। उसको चैलेंज किया गया, हिंदू समाज को कब वहां किया पे challenge? उसको वापस किया। इवन कि ट्राइब्यूनल के फैसले को, झारखंड वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के फैसले को यहां से हाई कोर्ट ने पलट दिया। ये आप जाके देखिए वहां पे। अभी आप चैलेंज हो ही सर्च नहीं करेंगे तो सकता है एक सर। वाक्य। 2013 के बाद एक वाक्य आप भी जानते हैं सेक्शन 40। अमन जी, एक अब- वाक्य। अच्छा, सर, एक मिनट एक वाक्य, केवल एक पहले वाक्य। भाटी जी बोलिए, ट्राइब्यूनल पहले जो है- भाटी जी, पहले अरे भाटी पहले सुनिए ना। जी, भाटी पहले शोएब कंप्लीट कर ले। मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अच्छा, हाँ। मैं इसको कंप्लीट कर दूं। कुछ सवाल उठाए थे। जी जी, एक मिनट भाटी जी, वो 30 सेकंड, मैं इसको 30 सेकंड, मैं इसको complete 30 कर सेकंड में कंप्लीट करेंगे, फिर भाटी मैं- जी। टाइम थर्टी- आपका खत्म हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इसको समय है, कंप्लीट कर बिल्कुल। देता हूं बस। नहीं नहीं, 30 please। सेकंड हाँ भाटी जी, जी, प्लीज प्लीज। अब कुल मिलाकर सबसे देखिए, पहली मुझे बात तो बहुत कम टाइम मिल कि रहा है दोनों- हाँ, ये 2 अभी versus अभी 1 जो हो है गया ना बहुत वैसे। सारे पर्दाफाश भी हुए, लेकिन ये इतिहास में भी जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप कानून बना रहे हैं, कानून में संशोधन किए, जिन पर यहां से हम केस लड़ रहे हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट गए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, पार्टी भी गई, वहां उसकी डिस्कशन होगी और सारी चीजें खुल के आएंगी। लेकिन जो इतिहास की बात इन्होंने की, मैं चूंकि वाइंड अप कर रहा हूं, इन्होंने इतिहास की बात की कि भाई इतिहास बदलना है, और इतिहास वही बदलने की कोशिश करते हैं जिनका अतीत या इतिहास गौरवशाली ना रहा हो। हमारा इतिहास, हमारे आबा अजदाद का इतिहास गौरवशाली रहा है, चाहे 1857 की क्रांति हो या भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियां हो। जो लोग के इतिहास गौरवशाली है, शोएब जमाई को इतिहास बदलने या पलटने या उसको एनसीईआरटी की किताबों से हटाने की जरूरत नहीं है। जिन ठीक है। विचारधारा का इतिहास पहले गौरवशाली भाटी नहीं बोलिए, है, पहले भाटी। वही इतिहास को बदलने की ठीक बात है, करते हैं। ठीक बहुत है। बहुत मैं ठीक है, ठीक है। इसलिए बोलना चाह रहा था कि चलिए, शहजाद रजाकारों का इतिहास पूनावाला ना ने बता दे। हाँ फिर भाटी जी आप एक बोलिए तो प्लीज। वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो अमन चोपड़ा अपना जाल बुनना चाह रहे थे, शोएब जमाई ने उनके जाल को फाड़ दिया। आप इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून। मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरा इन्होंने शायद- यूसीसी का जिक्र किया। 30 सेकंड में अमन जी ये तो हाँ, बहुत प्लीज ज्यादा बोलिए देर बोले। बोलिए। मैं तो सर, इनके 2 आधे समय भी नहीं बोला सर 2 वर्सेज 1 है ना, टाइम भी आपके पास। 2 वर्सेज 1 है, हाँ, वो मुझे 2 अकेले मिनट, पड़ गए 1 मिनट वो, और। प्लीज। हाँ यूसीसी का जहां तक सवाल है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहां कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहां ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहां ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई
सनातनी होता है, जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा वो नहीं नहीं, सवाल- आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर ऐसे दीजिए। भी है कि प्लीज, एक क्योंकि पति कोई बात हो- बीच में बोलो नहीं, तो शोएब पूरी हो प्लीज, जाए। शोएब बीच पति में। हो सकता वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक ये चीज इस को देश समझिए में ना, एक जैसी धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है। धर्म आधारित अगर कानून तो आप मारपीट करोगे पर्सनल तो लॉ वही धारा बोर्ड आप पे लागू होगी, वही मुझ पे मुस्लिम लागू नहीं, होगी, तो वही criminal मुसलमान है ना, पे, वही civil नहीं है जाटों ना। पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ civil- कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए लॉ भाई। बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो polygamy क्या है? बंधन करने की अब ठीक है, आजादी शायद हमारा आप- संविधान। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर जरूर बता कर जाइए। वक्फ बोर्ड बिल संसद में पास हो गया है। एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वहां पर क्या निर्णय रहता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूरे देश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। इस बिल को लेकर हिंदुस्तान में कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। और आप लोगों ने डिबेट में देखा होगा कि गौतम मीडिया एंकर अमन चोपड़ा किस तरीके से शोएब जमाई से पूछता है कि संविधान ऊपर है या फिर शरिया कानून ऊपर है, किसको मानते हैं, धर्म को संविधान के ऊपर रखते हैं या संविधान को धर्म के नीचे रखते हैं। मतलब किस तरीके से एक जाल बना रहा था शोएब जमाई को फंसाने के लिए, लेकिन शोएब जमाई ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, उल्टा उसी को फंसा दिया, गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा को। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर जरूर बताइए। और जो शोएब जमाई ने जो पूरे बिल की सच्चाई बताई है और किस तरीके से बीजेपी इस बिल की जो बातें बता रही थी उसको जो है उल्टा कर दिया है शोएब जमाई ने इस डिबेट के अंदर, उसकी पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। आप लोगों ने देखा, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। और जो वक्फ बोर्ड बिल का कानून जो संसद में पास हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आप लोग जरूर बता कर जाइए क्या ये भी 3 कृषि कानून की तरह वापस होना चाहिए या इसको लागू रहना चाहिए। अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।